जय भीम, जय मूल निवासी, जय सावित्रीबाई फुले। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने जो कविता सुनाई उससे ये जान पड़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि किसी समाज की प्रगति का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि महिला कितनी प्रगति करती है। तो जो प्रतिमान उस कविता में तोड़े गए उसी से जुड़ा हुआ एक श्लोक मनुस्मृति में है। मनुस्मृति मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन हमारे साथ ही कुछ बातें पहले कहनी थी, लेकिन वो सिलसिलेवापन अलग हो गया क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हम जब इस कन्वेंशन के लिए आ रहे थे तो ये मानकर चल रहे थे कि हमें वहाँ पढ़ाना नहीं, हमें खुद पढ़ना है। तो सुबह 6 बजे जब नागपुर स्टेशन उतरा और उसके बाद की भी कुछ कहानियाँ हैं वो रिफ्लेक्शंस में आएंगे धीरे धीरे जब आपसे बात होगी। पर बात फिर से मनुस्मृति पर ले जाते हैं क्योंकि जिस हॉस्टल में साहू जी महाराज के नाम पर लिखा गया है उस पर एक शिलापत्र भी लगा है और उसमें लिखा है कि मनुस्मृति के जलाए जाने के इतने साल बाद साहू जी महाराज की वो। तो सबसे पहले तो बामसेफ और इस पूरे संगठन को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि मुझे ये मौका दिया, और ये मौका मेरे लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा उस बात पर भी मैं आऊँगा। लेकिन फिर से विषयांतर बार बार हो रहा है। मनुस्मृति का वो श्लोक मैं फिर से बता दूं कि मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये भी हमारी कमी है क्योंकि यदि हम किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम उसकी कमियों को जानेंगे कैसे। आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या ये इंसान कहीं मनुस्मृति को डिफेंड तो नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर मेरे लिए खुद ये बहुत शॉकिंग बात थी कि क्या मनुस्मृति में सचमुच ऐसा श्लोक है। वह श्लोक है, और मैं कोट करता हूँ क्योंकि ये मेरे कलीग ने पढ़े लिखे, वो भी JNU से ही PhD हमारे साथ ही पढ़ाते हैं और हम पर लंबी बातचीत होती है। तो अभी इस बीच वो किसी अंग्रेज द्वारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें ओरिजिनल श्लोक्स हैं, और उसमें से एक श्लोक है जो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आप में से बचपन से लेकर अब तक जरूर सुने होंगे। और वो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो पहले तो ये लगा क्या बकवास है, ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसे जलाया क्यों होगा। पर बाद में जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में हम लोग डेवलप करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पढ़ने के भी बहुत सारे आयाम हैं और हम लोग अक्सर समझ लेते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख लिए और अब तो पढ़ना ख़त्म हो गया। जैसे सुबह के पूरे संचालन सत्र से ये समझ में आया कि खुद पढ़ेंगे तभी तो किसी और को पढ़ा पाएंगे। तो मैं तो आप तो तमाम ऐसे संस्थाओं और व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं कि अलग अलग तरीके के काम करते हैं, और मैं सल्यूट करता हूं कि आप जैसे संगठन के लोग और कई तरीके से योगदान कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में जहां सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही काम है, वहां भी ये काम बहुत ईमानदारी से नहीं होता है। शायद इसलिए इस क्रिटिकल थिंकिंग को जब मैंने सोचा तो मुझे इसका आंसर मिला। मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट करें इफ़ आई एम रॉन्ग। मुझे लगा कि सचमुच में ये भी एक चाल है। पूजा करने लगो, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपने उनको पूजा, और मुझे एक और बात, मैं तमाम तरीके के, क्योंकि मेरा छात्र जीवन पर भी मैं जाऊंगा, और मुझे फुले और अंबेडकर दोनों का पोर्ट्रेट देखकर मुझे अच्छा लगा कि मतलब अपने जीवन काल में सबसे खूबसूरत जो पोर्ट्रेट्स हैं वो मैं अपने दोनों तरफ देख रहा हूँ। फूल की मालाएं लगी हैं, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगरबत्ती नहीं जलाया गया, क्योंकि इस बात के बहुत खिलाफ थे डॉक्टर अंबेडकर, और फुले साहब तो थे। मैं बचपन से, अभी जो मौसम है अभी थोड़े दिन बाद आने वाला है, अब तो आपकी वैचारिकी इतनी इस देश में इतना फैल गया है कि लोग कहने लगे हैं कि सावित्रीबाई के जन्मदिन को आप सरस्वती पूजा मनाओ, बिकॉज शी इज द फर्स्ट टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
हम हिंदुस्तान के ऐसे प्रांत से आते हैं जहाँ अब भी सरस्वती पूजा के एक वीक पहले से और एक वीक बाद तक जोरदार डीजे चलता है। और शराब और शराबबंदी के बहस में नहीं जाना है, लेकिन खूब नाचते हैं लोग, जो पढ़े हुए हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो भी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सरस्वती जी जो हैं वो हमें विद्या दे देगी। मैं खुद अपनी बात करूं, हम लोग सरस्वती पूजा के दिन, अब ये तय होता था कि कौन एक ही किताब देना है, क्योंकि सरस्वती की प्रतिमा के आसपास इतना किताब ना हो जाए कि फिर बाकी पूजा का जो पूरा एस्थेटिक्स है वो खराब हो जाए। तो लोग जो बच्चे जिस विषय में कमज़ोर होता था वो पुस्तक, मैं भी गणित में बड़ा कमज़ोर था और मैं गणित की पुस्तक रखा करता था वहाँ, ये मानकर कि शायद इसमें मेरे कम नंबर आते हैं, और वो मैं कंपनसेट करता था बाकी सोशल साइंस से, शायद इसलिए सोशल साइंस की दुनिया में आ गया। लेकिन ये सच्चाई है। पूरा बंगाल जहाँ 19वीं सेंचुरी में रेनेसां हो गया, आप सोच कर देखिए वो बंगाल क्यों मनाता है सरस्वती पूजा, कौन है सरस्वती, इसके साक्ष्य क्या हैं। मैं किसी के भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता, पर एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस दीज आर माई हम्बल क्वेश्चंस, कि कोई तो बताए मुझे कि सरस्वती का इतिहास क्या है। अगर सरस्वती का कोई इतिहास लिखा गया तो सरस्वती नदी का लिखा गया है, अगर एकदम क्रिटिकल हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव में जाएं तो सवाल ये है। और जो पूनम मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, मैं वहीं से पढ़ा हूँ, और जब हम लोग कई बार, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में ऑनर्स करने गया था तो हमें लगा बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो अब तो आधा ज्ञान तो हमने अर्जित कर ही लिया। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में मैं पढ़ता था, और जब ऑटो पकड़ते थे तो उस समय शिव खेड़ा का टेम्पू के पीछे एक स्लोगन बड़ा जोरदार चलता था। बाद में आम आदमी पार्टी के समय वो स्लोगन कुछ और हो गया, पर टेम्पू के उससे ज़्यादा मैंने और कोई वो नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा होता था आप धर्म बदल सकते हैं तो जाति क्यों नहीं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे ये। मुझे लगा अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है, धर्म बदल लो जाति छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम जाति से सताए हुए लोग थे, बचपन से जाति से पीड़ित थे, और ये लगता था कि काश हमारी जाति बेहतर होती, तो जाति तो बदल नहीं सकते, तो जाति छोड़ दो। शायद इंसान का वो एज होता है जब ये ऐसे सपने देखता है जो संभव नहीं होते, तो हमें लगा शायद ऐसा होगा। बहरहाल मैं विषय से बहुत हट रहा हूँ, आज जो विषय दिया गया, और सबसे पहले तो मैं संजय इंगोले जी का बधाई, और संजय इंगोले के साथ साथ पूरे संगठन को बधाई, क्योंकि जिस दिन ये चर्चा चल रही थी जामिया में कि भाई मैं भी इस बार बामसेफ के कन्वेंशन में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमारे एक स्पीकर नहीं आएंगे तो आप क्यों नहीं उस विषय पे बोलते हैं। तो हिंदी वाला पर्चा था और उसमें किसी भी महिला आइकन का फ़ोटो नहीं था, तो मैंने बोला कि यार कैसे महिला पर सेशन है और कोई महिला आइकन नहीं। बोले नहीं नहीं सर, वो इंग्लिश वाला में है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि कोई ऐसा डेमोक्रेटिक संगठन है हिंदुस्तान में जो कोई कार्यकर्ता ये तय कर सकता है कि हाँ हमारे आइकन बदले जा सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी शहर में एक ऐसा भी संगठन है जो शस्त्र की पूजा करते हैं और हम शास्त्र की पूजा करते हैं। शास्त्र मतलब धर्म शास्त्र नहीं, क्रिटिकल शास्त्र। वो वायलेंस की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा से वही मतलब है, आप नॉन वायलेंस की पूजा करते हैं। लेकिन अंबेडकर के रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन के नैरेटिव में यदि मैं बात करूं तो क्या पता, शायद मैं बहुत छोटा अदना सा आदमी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पूना में भी एक रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, जिसे मैं पेशवा के शासन और फूले और सावित्रीबाई के क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखता हूं। तो क्या पता आपका भी संगठन इसी शहर के उस रेवोल्यूशन के अंदर मतलब उस काउंटर रेवोल्यूशन के खिलाफ आपका एक रेवोल्यूशन बनकर खड़ा हो। मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, लेकिन आपकी वैचारिकी, आपकी शब्दावली ऐसी है जो लोगों को छूती है। मूल निवासी एक ऐसा शब्दावली है। कांसीराम जी जिन्होंने अंबेडकर से इंस्पायर्ड होकर जो आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें लिखी,
मैंने किताबें जमा नहीं की, मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। डॉक्टर साहब ने किताबें इकट्ठा की थी, क्योंकि अभी भी सचमुच में डॉक्टर साहब के पास इंग्लैंड वाले घर में या महाराष्ट्र वाले घर में, तो एक तरह से मेरे लिए भी महाराष्ट्र की धरती तो बहुत पुण्य भूमि उस लिहाज से रही है कि मेरा अपना पीएचडी का काम मैंने ब्लैक पैंथर्स के इंस्पिरेशन से कैसे दलित पैंथर्स यहाँ बने थे वो पढ़ा हूँ। पर बहरहाल मैं विषय से फिर भाग गया और एक कास्ट से जेंडर को मैं जोड़ते हुए अब उस बात पर आऊँगा कि जेएनयू में जब छात्र था एमए के दौरान, तो फिर वैसे ही जो जिस तरीके से आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, तो लड़के लड़कियां सब हम लोग वैचारिकी करते थे कि कुछ पोस्टर बनाते थे, और उसमें से एक पोस्टर बन निकला जो रमाशंकर यादव विद्रोही जी एक कवि थे, जो चलते फिरते कवि थे, वो छात्र आंदोलनों में शरीक होते थे। 84 में वो स्टूडेंट थे जेएनयू के, और उनको जेएनयू से सेनेडाई के दौरान इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपना टर्म पेपर को रिटर्न में सबमिट नहीं करते थे। वो बोलते थे कि मैं बोलूँगा, मैं वाच्य परंपरा का हूँ, मैं कबीरवादी हूँ। कबीर के लिखे हुए दोहे कहाँ हैं? कबीर ने लिखा तो नहीं, वो सुनाते थे। तो मैं उस परंपरा का हूँ, उस ट्रेडिशन को मैं जिंदा रखता हूँ, एंड देयरफॉर आई डू नॉट राइट पोएम, आई रीड पोएम। और बहुत बेहतरीन कविताएं सुनाते थे। तो उनकी एक कविता थी जो मैंने ही अपने ब्रश से लिखा था। वो कविता ऐसी थी: मछली का दुख मछली जाने, मछली का दुख मछली जाने, औरत का दुख औरत जाने। मछली का दुख मछली जाने, औरत का दुख औरत जाने। मछली का दुख मछली नहीं तो क्या मल्लाह जानेगा, औरत का दुख औरत नहीं तो क्या अल्लाह जानेगा। मुझे बहुत पावरफुल लगी ये कविता। मैंने बोला इसको लगाया जाए। पर जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे उनको कहना था नहीं, क्यों महिलाओं का दुख केवल महिला जानेंगे, महिलाओं का दुख पुरुषों को भी जानना होगा। एंड दैट वॉज अ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन माई सेल्फ। और फिर मुझे लगा कि सोचिए कि फूले कितने बड़े फेमिनिस्ट थे। अभी पूनम मैडम बोल रही थी कि पढ़े लिखे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी अपनी पत्नियों को या अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहते हैं कि आप इतने बजे तक वापस आ जाइए। उस समय कैसे महात्मा फूले ने, सावित्रीबाई फूले को यह अलाउ किया कि तुम ऐसा स्कूल खोलो जिसमें अछूतों को दाखिला दो, जिसमें मुसलमानों को दाखिला दो। ये फेमिनिस्ट है। लेकिन हाँ, सिंबल की भी जरूरत है। तो फिर अदना सा आदमी, मैं चाहता हूं कि आपके इस आंदोलन में जो दो खूबसूरत पोर्ट्रेट हैं उसमें क्या हम सावित्रीबाई को भी जोड़ सकते हैं? सोच सकते हैं, क्योंकि सिंबल हमें कनेक्ट करता है। तो ढेर सारी महिलाएं ऐसा आएंगी हमारे आंदोलन में जिनको लगेगा कि हाँ, क्यों? क्योंकि महिलाओं को कैरियर बनना पड़ेगा। महिला मतलब फेमिनिस्ट उमा चक्रवर्ती पे आता हूं इसी बात से। तो मैं जो कविता विद्रोही की सुना रहा था, उस कविता से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कि वाई वुमेन विल ओनली स्पीक फॉर देमसेल्व्स, मैन विल ऑल्सो स्पीक फॉर देमसेल्व्स। नो सॉरी, मैन विल ऑल्सो स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन। जैसा शास्त्र कहते हैं, लाइक एवरी नेशन स्टेट, एवरी इंडिविजुअल मस्ट स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, बट the other nation also must stand for other nations। शायद इसीलिए न्यूक्लियर वेपन के साथ न्यूक्लियर वेपन वाली देश खड़े होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन से लैस नहीं है उनके साथ वैसे देश खड़े होते हैं। उसी तरीके से दलित बहुजन जो आप लोग की जो अघाड़ी है, जो फ्रंट है, उसमें उन लोगों को भी बोलना पड़ेगा जो आपके साथ नहीं है। शायद यही वजह थी, और इसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा विद अ लॉजिकल आर्गूमेंट विच अम्बेडकर डिड। शायद इसीलिए तिलक के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तिलक के बेटे ने भी मनुस्मृति जलाने में उनका साथ दिया था। ये पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है साथियों कि महिला को, महिला के प्रोग्रेस में जो वो एजेंसी का काम करती है, महिला खुद रोकती है। और तभी सीरियल बनता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास क्यों नहीं मां बन रही है, क्यों वो उस फ्रंट पे फंस जा रही है। और शायद उमा चक्रवर्ती, देखिए है भी वो भी ब्राह्मण महिला,
ये बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, इसलिए कि वो खुद भी कहती है कि इस देश के तो ब्राह्मण मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मणवाद का बैंड बजा दिया है। उमा चक्रवर्ती का ही फॉर्मुलेशन है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। पैट्रियार्की तो हर जगह है, पितृसत्ता हर जगह है, लेकिन पितृसत्ता में जो ब्राह्मणत्व का जो कंटेंट है उसको हम कैसे काउंटर करें? और देखिए वो क्या लिखती हैं। अब मुझे सुबह से अभी तक ये पता चल गया है कि यहाँ अंग्रेजी हिंदी सब लोग बड़े मज़े से समझते हैं, तो ये मैं क्योंकि इतना जल्दी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता पढ़ते पढ़ते, तो मैं पढ़ता हूँ। ये किताब है उनकी, जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस। इसका मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड ये भी बता दूं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत महान हैं, और बाहर वाले भी यही सोचते हैं कि ये लोग शायद बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, शायद बहुत महान ही हैं। पर समाज के अंदर से ही वहाँ भी लोग जा रहे हैं, और वहाँ जो क्राइसिस है, वहाँ जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि फिर मैंने पहले बोला, पढ़ते नहीं हैं तो पढ़ाएंगे क्या, पहला। दूसरा कि जब आंदोलन से आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको पता चलेगा, कैसे चलेगा कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। फिर वो आपका कंटेंट बहुत पुराना चलेगा। जैसे बिहार में हमें याद है, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे हिस्ट्री ऑनर्स, तो बिहार में तब भी 4 पेपर ब्रिटेन पे पढ़ाया जाता था, ब्रिटेन की हिस्ट्री। जैसे हम लोग लंच में बात कर रहे थे संजय जी कि जनगण मन तो लिखा तो जॉर्ज पंचम के लिए गया था, पर शायद उसमें सरकाज़म था टैगोर का कि जनगण मन कौन है अधिनायक। बहरहाल फिर विषयांतर ना हो जाए, उमा चक्रवर्ती लिखती हैं, एट द हाइट ऑफ द एंटी मंडल एजिटेशन इन दिल्ली, spearheaded by upper caste students, legitimized by prominent sociologists of University of Delhi, I was struck by a photograph prominently displayed in a newspaper showing women college students in Delhi demonstrating in the streets. They were carrying placards that read, we don't want unemployed husbands. The irony of this statement was lost on most readers of English language newspapers, almost all, upper caste themselves, who widely shared the ideology of these protesters. The anti-mandal agitation was brought about by government's decision to implement the quota for the OBC. That is, the castes which are just above the scheduled castes and though not untouchable, have faced discrimination and are socially backward. This quota would be used in recruitment to the public services, into IAS, IFS, IPS, and other positions. So, while potential aspirants comprising upper caste male students poured out of the hostel of the University of Delhi and rampaged through the streets of the city, women students protested not for themselves but on behalf of their potential husbands. What the placard were saying was that these girls would be deprived of upper caste IAS husbands. But what they were not saying, that the OBCs and the Dalit would now occupy this position and would get into IAS. Even if they become IAS, they cannot be their potential husbands. अब हमारा समाज तो यही सोचता है कि बेटा IAS बन जाओ, सब टूट जाएगा, जैसे हम सोचते थे शिव खेड़ा का ऑटो के पीछे लिखा हुआ देखकर। अब ये महिलाएं कह रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़नी हुई लड़कियां कह रही हैं, वी डू नॉट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। मतलब हमारे जो होने वाले हस्बैंड हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, क्योंकि आप तो किसी और को कोटे से IAS बना रहे हो। उमा चक्रवर्ती ऐसा क्यों लिखती हैं? क्योंकि उनको लगता है कास्ट पे बहुत रिसर्च हुए, जेंडर पे नहीं हुए, और कास्ट और जेंडर पे बिल्कुल नहीं हुए।
बामसेफ का कोई पुराना कन्वेंशन है, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा कन्वेंशन है, पर मैं यूट्यूब पे देख रहा था। योगेंद्र यादव इस संदर्भ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बताइए साहब, अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो सोशियोलॉजिस्ट कौन है आप सोचेंगे? आंद्रे बेत्ते, नाम सुनिए, एमएन श्रीनिवास, मंडल कमीशन में वो सोशियोलॉजिस्ट की हैसियत से थे। डाइसेंट नोट लिखा उन्होंने। क्या फॉर्मुलेशन है उनका? संस्कृताइजेशन। क्या फॉर्मुलेशन है उनका? डोमिनेंट कास्ट। अरे भाई, डोमिनेंट कास्ट भी ले लिया ना रिजर्वेशन। आपका तो पूरा फॉर्मुलेशन है डोमिनेंट कास्ट, मतलब वो डोमिनेंट है। दे डू नॉट नीड रिजर्वेशन, दे आर सोशली एंड एजुकेशनली नॉट बैकवर्ड। तो आपके तो फिर आपकी सोशियोलॉजी का क्या फायदा? तो वही योगेंद्र कहते हैं कि हिंदुस्तान के, शायद योगेंद्र इसलिए भी कहते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस के हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे सोशियोलॉजिस्ट, सारे बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट ने 60-70 साल, घुरिये, बेत्ते, श्रीनिवास, 60-70 साल के रिसर्च के बाद एक बहुत बेहतरीन चीज ढूंढ निकाली, एंड दैट इज वन यूनिक थिंग इन इंडियन सोसाइटी कॉल्ड कास्ट, कॉल्ड कास्ट सिस्टम, द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट। समस्या है ना भाई जाति एक, क्योंकि एक इंसान को प्रोग्रेस से रोकती है, उसका जन्म का बंधन। तो योगेंद्र कहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट ने 40, 50, 60 साल के रिसर्च में एक बेहतरीन संस्था ढूंढ कर निकाला जिसका नाम है जाति, कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है जाति में। और गवर्नमेंट का एक डिसीजन कि इस जाति की वजह से जो बैकवर्ड हैं, और वो जो सुबह साहब आर्टिकल 15(4) और 16(4) का रेफरेंस दे रहे थे कि संविधान में लिखा है कि इनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो यदि किसी सरकार ने किया तो बोला कि बॉस ये तो जातिवाद फैला रहे हैं, इससे तो घर घर में जाति फैल जाएगी। इसमें जो ये नहीं भी जानता था कि किसकी जाति है, हालांकि ये बहुत गलत फॉर्मुलेशन है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ गिलहरी को भी पता होगा शायद कि मेरी जाति क्या है, तो इंसान को तो सबको ही पता होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। लोग भूलने की कोशिश करते हैं, उसको लर्न्ड एमनेसिया कहते हैं। तो योगेंद्र जो बात कह रहे हैं कि जाति एक समस्या है, ये सोशियोलॉजिस्ट ने ही ढूंढ कर निकाला, पर उस समस्या का यदि समाधान जातिगत है तो वो समस्या गलत है, क्योंकि वो जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो आप पहले बताइए, पहले वाला आपका रिसर्च गलत था या सॉल्यूशन गलत है? तो आपने ब्लड प्रेशर की बीमारी गलत बताई या अब ब्लड प्रेशर का दवाई गलत खिला रहे हो? दोनों में से तो एक गलत है। तो कहने का ये मतलब है कि आपने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एमएन श्रीनिवास अगर सचमुच ये मान लेते कि मैं सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो वो मंडल कमीशन को डाइसेंट नहीं लिखते। तो ये जो पक्ष है कास्ट और जेंडर का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर जो थियरी, जो कंसेप्ट, जो फॉर्मुलेशन, जो रिसर्च पेपर्स, जो पीएचडी थीसिस हो रहा है, उसका एक इंटरफेस जो हमारे समाज में जो कुछ चल रहा है उससे नहीं हो तो वो हमारा ज्ञान अधूरा है। और मुझे लगता है कि बामसेफ ने ऐसा मौका देकर मेरे अधूरे ज्ञान को पूरा करने के क्रम में मैं और वैचारिकी करूं, इसके लिए एक मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय सावित्रीबाई फुले, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।